नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी सेल्स एंड जीएसटी R1 से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। हमारा पॉइंट क्या है? मान लीजिए हमने किसी फाइनेंशियल ईयर में सेल्स किया है, लेकिन उस सेल्स को अपनी टैक्सेबल सप्लाई को जीएसटी R1 में नहीं शो किया। उस मंथ का जीएसटी R1 3 भी सब कुछ फाइल किया, लेकिन कुछ सेल्स हमें जीएसटी R1 में शो करने से रह गया और उस सेल्स पर हमने जीएसटी का भी पेमेंट नहीं किया। अब क्या करना चाहिए? तो क्या क्या बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। अगर इस तरीके से प्रैक्टिकल में केस आपके सामने आता है, जो कि बिल्कुल हो सकता है, होता भी है, तो आपको क्या करना है? आइए पूरा केस हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारा है फाइनेंशियल ईयर 24-25, ओके, और 24-25 में जुलाई 2024 में हमने टैक्सेबल सप्लाई किया था आउटवर्ड सप्लाई 3 लाख का, और मैं मान लेता हूं कि ये 3 लाख की सप्लाई मेरी B2C सप्लाई थी और जीएसटी 18%। इस 3 लाख पे 54,000 हमारी टैक्स की लायबिलिटी भी बनती है। लेकिन हुआ क्या, जुलाई 2024 के जीएसटी R1 में हमने ये 3 लाख की सप्लाई दिखाई ही नहीं, भूल गया। अब देखो, जुलाई में भी नहीं दिखाया, अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब मार्च तक नहीं दिखाया। पूरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हो गया और मैंने 3 लाख की सप्लाई अपने जीएसटी R1 में शो ही नहीं किया, ना इस पे टैक्स पेमेंट किया। अब क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हो गया और देखो, इस जो जुलाई 3 लाख की सप्लाई थी, इसका पेमेंट करने का ड्यू डेट हमारा 20 अगस्त 2024 था। जब हमने जीएसटी R1 में नहीं दिखाया तो पेमेंट कहां से करूंगा? पेमेंट भी बाकी है। लेकिन अब 25-26 में आ गया और 25-26 में सितंबर मंथ में, सितंबर 2025 में जाके मुझे पता चलता है कि ये जुलाई 2024 में 3 लाख की तो हमने सप्लाई जीएसटी R1 में नहीं दिखाया। तो अब क्या करें? देखिए, कुछ नहीं, गलती हो गई, भूल हो गई, सबसे होती है, कोई बहुत बड़ा गुनाह थोड़ी हो गया है। हमने अपनी गलती को पकड़ लिया। अब गवर्नमेंट को चाहिए क्या? अब इस 3 लाख पे जो उसका टैक्स बनता है 54,000 टैक्स हम दे देंगे और जो लेट हमारा पेमेंट हो जाएगा उस पर हम इंटरेस्ट दे देंगे। बस यही तो करना है हमें। अब लेकिन किस तरीके से हम इंटरेस्ट देंगे, किस तरीके से टैक्स देंगे, उस चीज को समझना है। अब मान लीजिए सितंबर मंथ में हमें पता चला कि ये जुलाई 2024 की सेल्स जीएसटी R1 में शो नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पिछले मंथ में जाके, मतलब जुलाई 2024 में जाके जीएसटी R1 में अमेंडमेंट करके, वहां पर नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो, कोई अमेंडमेंट मत करो। जो पीछे जैसे काम हो गया है, R1 3 भी सब कुछ फाइल हो गई है। हमने सितंबर में अपनी गलती पकड़ लिया, 24-25 के फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर हमने नहीं दिखाया था, तो कोई बात नहीं, हम करंट फाइनेंशियल ईयर में और करंट मंथ में, जिस मंथ में जीएसटी R1 फाइल कर रहे हैं, हम उस जीएसटी R1 में दिखा देंगे। मतलब अब सितंबर 2025 का हम जीएसटी R1 फाइल करने जा रहे हैं, तो सितंबर मंथ का जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है सब कुछ हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी सितंबर मंथ के जीएसटी R1 में जुलाई 2024 का जो टैक्सेबल अमाउंट 3 लाख का बाकी रह गया था, उसको भी हम शो कर देंगे सितंबर के जीएसटी R1 में। अब यहां पर आपके दिमाग में यह बात आएगी, ये तो 3 लाख फिर तो हमारा सितंबर 2025 का सप्लाई माना जाएगा और वह फाइनेंशियल ईयर 25-26 की सप्लाई मानी जाएगी। देखिए, आपके जीएसटी पोर्टल के हिसाब से यह सितंबर 2025 में ही माना जाएगा, क्योंकि आपने R1 में सितंबर में दिखाया और जीएसटी पोर्टल पे 25-26 में ही टर्नओवर आपका आएगा। लेकिन एक्चुअल में यह आपका 25-26 का टर्नओवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब इस तरीके से जुलाई 2024 का आउटवर्ड सप्लाई सितंबर 2025 के जीएसटी R1 में मेंशन करोगे, तो पूरा आपको एक वर्किंग बना के रखना होगा। क्योंकि जब आप 24-25 का जीएसटी R9 फाइल करोगे, तो वहां पर आपको शो करना पड़ेगा, बाइफरकेशन देना पड़ेगा कि यह 24-25 का ही टर्नओवर है 3 लाख, लेकिन हमने इसको 25-26 में दिखाया है जीएसटी R1 में, और जीएसटी R9 में इस चीज का ऑप्शन है,
आप वहां बाइफरकेशन दे देंगे और जो ये 3 लाख आप सितंबर 2025 में दिखा रहे हो 24-25 का, यह आपका टर्नओवर 24-25 में ही काउंट होगा। आपकी जीएसटीआर 9 में वहां हम मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन है, अगर हमसे गलती हो गई है, कोई सेल्स चढ़ाना हम भूल गए हैं तो आगे आप चढ़ा सकते हो। अब देखिए, अब मान लीजिए हमने शो कर दिया 3 लाख की टैक्सेबल सप्लाई जीएसटीआर में, अब इसका हमें टैक्स पेमेंट करना है। अब सितंबर 2025 का जब हम जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं उसी में टैक्स भी पेमेंट करेंगे, क्योंकि R1 में हमने दिखा दिया सप्लाई तो 3B में हमारी लायबिलिटी आ जाएगी। तो सितंबर 2025 का जीएसटीआर 3 भी मान लीजिए हम 25 अक्टूबर 2025 को, सॉरी 18 अक्टूबर 2025 को फाइल कर रहे हैं। अब इस पर तो 3 लाख पर 18% जीएसटी के साथ 54,000 तो टैक्स हमें पेमेंट करना ही है। ओके, अब सितंबर मंथ की भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, वो टैक्स लायबिलिटी, और उसमें 54,000 की टैक्स लायबिलिटी और आ गई। अगर आपके पास आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस है, तो आप इस 54,000 को अपनी आईटीसी से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कैश की जरूरत नहीं है अगर आपके पास आईटीसी है। हाँ, अगर आपके पास आईटीसी नहीं बचता है फिर तो आपको 54,000 कैश से ही पेमेंट करना है। तो मतलब 54,000 की लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए आप आईटीसी या कैश कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, 54,000 टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट कर दिया। अब इस पे इंटरेस्ट विशेष ध्यान देना, इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा, क्योंकि सिर्फ टैक्स पेमेंट करने से बात नहीं बनेगी। अब हमने लेट कर दिया है, हमें पेमेंट करना था 20 अगस्त 2024 को, और हमने पेमेंट कब किया कर 18 अक्टूबर 2025 को, मतलब 1 साल से भी ज्यादा पेमेंट लेट किया हमने। लेकिन अब उतना तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और यह इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, खुद सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कभी कुछ आपके पास स्क्रूटनी या कोई नोटिस भी आए तो आप बिल्कुल उसको क्लियर जवाब दे सकें कि ये टैक्स का पेमेंट हुआ है और यहां से लेकर यहां तक इसका ये इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको खुद करना है, किस तरीके से करना है इंटरेस्ट का पेमेंट। और कुछ ऐसा रूल है कि उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, उस चीज को भी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन आइए पहले, सबसे पहले हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब 54,000 का इंटरेस्ट देना है। अब सीधा सीधा सा फार्मूला, हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। मान लीजिए 24-25 के जुलाई मंथ का, एक मंथ का सेल्स रह गया। अगर इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कई मंथ में ऐसे ऐसे सेल्स आप चढ़ाना भूल गए थे, मतलब जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में, कई मंथ में, तो आपको इसी तरीके से सबका टैक्स की लायबिलिटी तो बनेगी एक, लेकिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करना मैं यहां बता दे रहा हूं। जैसे 20 अगस्त 2024 को पेमेंट करना था, इसको नहीं किया, वहां से इंटरेस्ट स्टार्ट, कहां तक, जिस डेट को मैं पेमेंट कर रहा हूं 18 अक्टूबर 2025। 20 अगस्त 2024 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक कितने दिन हुए, वो कैलकुलेशन लगाया, 424 डेज बनते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट हमें डे वाइज देना है, तो हमें एक दिन का इंटरेस्ट पहले निकालना होगा। अब ये 424 दिन का इंटरेस्ट मैंने लिख दिया कितना, 11,291। अब 11,291 इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया है, इस चीज को समझना। अब 424 डेज डिले हुआ है, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे कितने अमाउंट का, 54,000 का इंटरेस्ट कितना बनेगा हमारा 424 दिन का, इसका सीधा सा। अब 54,000 का इंटरेस्ट देना है, 18% के हिसाब से देना है, तो 54,000 इंटू 18%, 54,000 का 18% बन गया 9720। इसको हम डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, 26.63 आ गया एक दिन का इंटरेस्ट। अब जितने दिन डिले हुआ है उतने दिन कैलकुलेट कर दो, तो 26.63 इंटू 424 डेज, अमाउंट 11,291। तो जो हमने 18 अक्टूबर 2025 को पेमेंट किया, 424 डेज का इंटरेस्ट कितना बन गया, 11,291। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। उसकी ड्यू डेट देख लो, जो डिले हुआ है किस डेट को पेमेंट करना था। अब देखिए यहां पर क्या होता है ना, जैसे 20 अगस्त 2024 को ड्यू था, तो कई लोग यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 21 अगस्त 2024 से, जिस दिन ड्यू डेट था उससे नेक्स्ट डे में। कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का इंटरेस्ट ज्यादा ही चला जाएगा, मतलब कम मत करो। हमने 21 की जगह 20 अगस्त से ही दे दिया, इंटरेस्ट एक दिन का फालतू चला जाएगा, कम नहीं देना बस, जिससे कोई दिक्कत बाद में ना हो। 20 अगस्त से दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, और यह इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने किया एज पर जीएसटी सेक्शन
50 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी जाके पीछे जीएसटी R1 में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से फ्रेश सप्लाई में, फ्रेश जीएसटी R1 में इस तरीके से मेंशन कर दो और इसकी वर्किंग रख लो कि ये 3 लाख आपके 24-25 का है, जो कि जीएसटी R9 में हमें जरूरत इसकी पड़ेगी। बिल्कुल। अब देखो कि आपका सेल्स रह गया, कोई जरूरी नहीं कि सितंबर में याद आया आप, अगर आप सितंबर में भी इसको नहीं शो करते, अक्टूबर में नहीं शो करते, नवंबर में मान लो जब आपको ऑडिट होता जीएसटी R9 के टाइम, उस टाइम पता चलता तो उस टाइम भी यही करना पड़ता, उस टाइम भी आप इस 3 लाख पे 54,000 तो टैक्स भरते। लेकिन फिर क्या होता, ये इंटरेस्ट बढ़ जाता, क्योंकि अभी तो हमने 424 दिन का इंटरेस्ट दिया, हो सकता है फिर डे बाय डे बढ़ जाए, जितना बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट आपको उतना ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन हमने सितंबर में देख लिया 424 दिन का इंटरेस्ट देके खत्म हो गया। इस तरीके से जितना लेट करोगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ये चीज तो हो गई सिंपल। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट में एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट इन रूल 88B। ये क्या कहता है, इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। 88 रूल में जो अमेंडमेंट है, यह कहता है जैसे मान लीजिए हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी थी, 54,000 रुपए। 54,000 रुपए का हमने टैक्स पेमेंट किया और 54,000 रुपए पे हमने इंटरेस्ट दिया। ओके, ठीक है। लेकिन जो ये अमेंडमेंट है रूल 88B में कहता है, मान लीजिए हमारी टैक्स लायबिलिटी 54,000 थी, तो ये कहा जा रहा है कि अगर जिस डेट को आपका पेमेंट ड्यू डेट था, यानी कि 20 अगस्त 2024, उस डेट से लेकर जिस डेट को आपने पेमेंट किया उस डेट तक आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कंटिन्यू कुछ अमाउंट बैलेंस है। मतलब एग्जांपल, मान लीजिए 54,000 की टैक्स लायबिलिटी थी, अब 20 अगस्त 2024 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 20,000 बैलेंस मेंटेन हुआ है कंटिन्यू। 20,000 मतलब 20,000, किसी भी मंथ में 20,000 से कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि किसी मंथ में हमारा जाके 10,000 हो जाता है, फिर अगले महीने हमने 10,000 डाल दिया, फिर 20,000 हो गया ना, ऐसा नहीं। 20 अगस्त 2024 से कंटिन्यू 18 अक्टूबर 2025 तक 20,000 बैलेंस हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कंटिन्यू है। तो क्या होगा, फिर हमें इस जो अभी हमने 54,000 पे इंटरेस्ट दिया, फिर हम 54,000 पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। 54,000 का टैक्स पेमेंट होगा, आप कैश लेजर से इलेक्ट्रॉनिक लेजर से कट दिया, लेकिन जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे हम पूरे 54,000 पे नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 20,000 बैलेंस हमारा कंटिन्यू मेंटेन हुआ है, वो हम 20,000 माइनस कर देंगे। 54,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, कितना, 34,000। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम 34,000 पे करेंगे। इंटरेस्ट हम गवर्नमेंट को 34,000 पे देंगे, क्योंकि 20,000 तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक भले रिटर्न नहीं फाइल किया, टैक्स नहीं पेमेंट किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारा कंटिन्यू इतना बैलेंस है, तो उतने बैलेंस पे हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। 54,000 में से 20,000 माइनस करके 34,000 पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 34,000 इंटू 18% डिवाइड बाय 365, कितने डेज का, 424 डेज का, तो 7110 रुपया इंटरेस्ट। ये हमने क्या समझा, अमेंडमेंट इन रूल 88B। अगर इस तरीके से कैश लेजर में बैलेंस है तो इंटरेस्ट हम उतना कम करके देंगे। बस दोस्तों ये था। अगर हमने लेट पेमेंट किया, डिले पेमेंट किया, तो यही फार्मूला लगेगा सब इसी चीज में। अगर आप सेल्फ में जीएसटी आर में सेल्स दिखाना भूल भी गए, जब भी दिखाओगे यही फार्मूला चलेगा। इसी तरीके से टैक्स पेमेंट होगा और इसी तरीके से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। बाकी दोस्तों आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।